हुमा की बातें सीमा के दिमाग में बैठ रही थीं और आखिरकार इसने निकाह की हामी भर ली थी। आहिल कैसे माना इसे नहीं मालूम था, बस पता था तो इतना कि वो आया, पेपर्स पर साइन किए और वापस चला गया। अदालत की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। मोमिन को सजाए मौत सुनाई गई थी। सीमा ने हर्फ ब हर्फ आहिल का दिया गया बयान दिया था, जबकि मोमिन सामने खड़ा बस चेहरे पर वही अजली मुस्कान लिए सुकून से सीमा को देख रहा था। सीमा अपना बयान देकर वापस आई तो इसे दरवाजे पर आहिल खड़ा नजर आया। वो फौरन से इसकी तरफ भागी, मगर वो पहले ही जा चुका था। मोमिन को हथकड़ियां लगाए बाहर ले जाया जा रहा था, जहां दरवाजे पर सीमा पहले से ही खड़ी थी। मुझे काफिर कहने वाली झूठी और मुनाफिक निकली। मोमिन का मजाक उड़ाता लहजा इसके कानों से टकराया। तुम तो बहुत बड़ा ड्रामा निकली नूर। मोहब्बत के नाम पर जान देने की बात करने वाली मोहब्बत से ही मुकर गई। इसके सामने खड़ा वो बोला तो सीमा को खुद से मजीद नफरत महसूस हुई। जानता हूँ कि तुमने झूठ अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला है, मगर फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके सामने खड़ा चमकती आंखों से वो मुस्कुराते हुए बोला, हैवान हो तुम। आंखों में नमी और नफरत लिए वो चिल्लाई, जिस पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने, हैवान हूँ मैं, मगर जानती हो हकीकत क्या है? अगर मैं हैवान हूँ ना तो पारसा तुम भी नहीं हो, क्योंकि अच्छी और शरीफ लड़कियां ना महरम के आगे खुद को बिछा नहीं देती, मोहब्बत की भीख नहीं मांगती, बिना किसी रिश्ते के ना महरम के घर रातें नहीं गुजारती। हथकड़ियों में बंधा मोमिन इसके कद के बराबर झुकते बोला। तौहीन से सीमा का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम बर्बाद होगे। जब्त की इंतहा को छूती वो बोली, और तुम बर्बाद हो चुकी हो। मोमिन तमस्खराना हंसा। तुम्हें क्या लगता है नूर कि इस चार दीवारी को पार करने के बाद क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? लोग, मीडिया, सबकी जुबान पर एक ही सवाल होगा कि आखिर क्या ताल्लुक था हमारा? क्यों थी तुम मेरे घर? क्या तुम्हारी अदालत में दी गई गवाही काफी होगी तुम्हारी इज्जत बचाने को, या फिर वो निकाहनामा तुम्हें बचा लेगा? नहीं नूर बेबी, नो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना हमारे दरमियान इन 2 दिन और 2 रातों में। सोचो नूर, इन 2 रातों को जो तुमने मेरे घर गुजारी, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। मोमिन के अल्फाज सीमा के कानों में पिघला शीशा उंडेल रहे थे। ये ख्याल तो इसे छूकर भी नहीं गुजरा था कि कोर्ट के इस 4 दीवारी को पार करने के बाद क्या इज्जत रह जाएगी इसकी। एक बार फिर इसकी आंखें नमकीन पानी से भर गईं। तुमने तो रोना शुरू कर दिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आजाद कर देता हूँ तुम्हें इस अजियत से, दूर कर देता हूँ तकलीफ तुम्हारी। इससे पहले कि सीमा मोमिन की बात समझ पाती, हाथों में छुपाया एक बहुत छोटे मगर तेज चाकू से मोमिन ने इसकी गर्दन पर वार किया और एक ही वार में एक बड़ा निशान इसकी गर्दन पर छोड़ दिया। सीमा ने हैरत से अपनी गर्दन पर हाथ रखा और फिर उंगलियां गीली महसूस करते हुए वहीं गिर गई। मोमिन के साथ खड़े ऑफिसर्स ने फौरन इसे पकड़ा, जो पुरसुकून सा खड़ा सीमा को देख रहा था, मगर ऑफिसर्स के खींचने पर चाकू इसके हाथ से नीचे गिर गया। मोमिन ने बहुत कोशिश की खुद को इनकी गिरफ्त से आजाद करवाने की, मगर ला हासिल। ऑफिसर्स इसको बाहर की तरफ ले जा रहे थे, जबकि पीछे एक कोहराम बर्पा हो गया था। मोमिन के चेहरे पर दुख और गुस्सा था, मगर वजह सीमा की हालत नहीं बल्कि वो चाकू था। चाकू पर लगा वो खून, उसी के लिए तो इतना कुछ किया था मोमिन ने, मगर इसे इसकी एक बूंद भी नसीब नहीं हुई थी। सीमा को एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया था। खून बहुत बह गया था, मगर शुक्र अल्लाह का कि वार से शहरग नहीं कटी, मगर निशान हासा बड़ा था। सीमा को ट्रीटमेंट दी जा रही थी, मगर जो खबर जवाद को अस्पताल में सुनने को मिली, इसने इसके होश उड़ा दिए थे। मोमिन को जिस वैन के जरिए आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था, इसमें पहले से ही बम फिट था और मोमिन की मौत के साथ 4 नौजवान सिपाही शहीद हुए थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया किसी को भी। जवाद को फौरन हेडक्वार्टर तलब किया गया था। वो सीमा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था, मगर हेडक्वार्टर जाना जरूरी था। भाई आप जाएं, हम हैं यहाँ पर, मिनहाज जवाद से बोला, जो सर हिलाता वहाँ से चला गया, जबकि जैन और मिनहाज वहीं थे। आहिल दोबारा से गायब हो गया था। कहाँ, किसी को भी मालूम नहीं था। सीमा की हालत अब स्टेबल थी, मगर इसे मजीद 1 हफ्ता हॉस्पिटल रखा गया था। इसकी यूनी दोबारा शुरू हो चुकी थी, मगर लोगों की खुद पर उठती कुछ तंजिया, कुछ मुस्कुराती और कुछ जिताती नजरें। सीमा को मोमिन की एक एक बात सच्ची लगी थी। वो वाकई में सच बोल रहा था। सीमा को मोमिन की मौत का भी पता चल चुका था, मगर वो इस बात को मानने से इनकारी थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे इंसान की इतनी आसान मौत कैसे हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। वो जिंदा था, इसे यकीन था, मगर सीमा की बात से सब इनकारी थे। ओए होए, जरा देखो कौन आया है। मोमिन की मोमिना।
वैसे मैंने सुना है कि ये 2 रातें सर मोमिन के घर रही थी, वो भी इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। इसीलिए मुझे हिजाबी लड़कियों से नफरत है। सर पर चादर ओढ़कर खुद को पारसा समझने लगती हैं। अल्लाह, इसकी हिम्मत कैसे हुई यूं आने की। मैं इसकी जगह होती तो खुद को खत्म कर लेती। कितनी बेहया है ये। वैसे कुछ ना कुछ तो होगा दोनों के दरमियान, वरना ऐसी भी कौन सा हूर परी है ये जो सर मोमिन जैसा डैशिंग बंदा इससे मोहब्बत करे। वैसे इसका वो आहिल कहाँ गया जिसने कोर्ट में गवाही दी थी? देखो अब तो वो भी गायब है। मैं तो हैरान हूँ इसके घर वालों ने इसे अपना कैसे लिया, कत्ल क्यों नहीं कर दिया इसे। ये तमाम जुमले इसकी जात की धज्जियां बिखेर गए थे। सीमा को आज महसूस हुआ था कि वाकई औरत के लड़खड़ाए एक कदम पर पूरे खानदान की इज्जत खराब हो जाती है। आहिल दूर टेबल पर बैठा मिनहाज के साथ ये सब जुमले सुन रहा था और चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। तो कुछ करता क्यों नहीं आहिल? क्या? कौन, मैं? आहिल ने हैरानी से पूछा, जैसे कुछ इल्म ही ना हो। हाँ तुम आहिल, बीवी है वो तुम्हारी। इज्जत माइंड इट मिनहाज, वो बीवी नहीं है मेरी, सिर्फ एक मजबूरी थी, वरना ये घटिया औरत। तमीज से आहिल, याद रखना कि तुम एक लड़की के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। अगर रिश्ते का ख्याल नहीं तो अपनी तरबियत का ही ख्याल कर लो। मिनहाज गुस्से से घोलता वहां से चला गया। आहिल की नजरें दोबारा इस मंजर की जानिब गईं जहां 3-4 लड़के सीमा के इर्द गिर्द घूमते इसे छूने की कोशिश में थे, जबकि बाकी सब खड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे। आहिल आराम से अपनी जगह से उठा और सीमा के साथ जाकर खड़ा हो गया। सीमा जो मुंह नीचे किए खड़ी थी, अपने साथ खड़े आहिल को देखकर चौंक गई और जब इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो हैरान रह गई कि सिर्फ आहिल के साथ खड़े होने पर ही आधा ग्राउंड खाली हो चुका था। सबके जाते ही आहिल भी वहां से चला गया। सिर्फ इसका साथ खड़ा होना ही सबके मुंह बंद करवा गया, सीमा को तहफ्फुज दे गया। सीमा का दिल चाहा वो वहीं फूट फूट कर रो दे। यूनी पर लानत भेजती वो घर वापस आ चुकी थी और तेजी से अपने कमरे में बंद होती दरवाजा लॉक करती वो वॉशरूम में चली गई। खूब सारा रो लेने के बाद इसने अपना मुंह धोया, तौलिए से चेहरा रगड़ती वो वापस कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई और गले से दुपट्टा निकालकर इसने बेड पर रखा। फिर गर्दन से बाल पीछे करते इसने थोड़ा सा गर्दन को उठाया तो गले से थोड़ा बाई जानिब वो निशान इसे नजर आ गया था। सीमा ने इस निशान पर हाथ फेरा तो वो सिसक उठी। यूनी अब सीमा के लिए एक अजाब से कम ना थी। पहले की तरह अब सीमा से कोई मुहातिब ना होता, मगर अब भी वो लोगों की नज़रों में अपने लिए अफसोस, रहम, नफरत, हकारत देखती तो दिल में तकलीफ सी उठती। आहिल कहने को तो इसके साथ होता था, मगर जो दीवार इनके दरमियान हायल हो चुकी थी वो चाहने से भी टूट नहीं सकती थी। सीमा तो इसी बात पर खुदा की शुक्रगुजार थी कि आहिल ने इसे कुछ नहीं कहा, मगर अब इसे आहिल से एक अजीब सा डर लगने लगा था। वो कोशिश करती थी कि आहिल से कम ही सामना हो। वक्त का काम होता है गुजरना, सो वो गुजर रहा था, मगर एक सीमा थी जिसकी जिंदगी रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सीमा का एमफिल पूरा हुआ था। कराची जैसा बड़ा शहर सीमा के लिए छोटा हो गया था। जवाद का ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गया था, जिसकी बिना पर अब वो हुमा और जवाद के साथ इस्लामाबाद जा रही थी। आहिल कहाँ था, इसे कुछ इल्म नहीं था। आपी, इसने खाना टेबल पर लगाती हुमा को पुकारा। इन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। जी, हुमा ने प्यार से पूछा। आपी, मुझे शहीर की कब्र पर जाना है। सीमा की बात पर हुमा ने हैरत से इसे देखा, मगर इसकी फरियाद करती आंखों को देखकर सर इस बात में हिला दिया। ठीक है, मैं जवाद से बात करती हूँ, हुमा ने जवाब दिया तो सीमा खाने की जानिब मुतवज्जो हो गई। सीमा, हम पहुँच गए हैं, जवाद ने इसे पुकारा जो आंखें बंद किए सीट से टेक लगाए बैठी थी। सीमा ने सर समझने के अंदाज में हिलाया और गाड़ी से निकलकर जवाद के पीछे चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। कई कब्रों से होते हुए आखिरकार वो दोनों एक कब्र के पास पहुंचे। बरगद के दरख्त के लंबे तनों के साए के नीचे बनी वो कब्र। सीमा एकदम सिसक उठी। जवाद ने इसे देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो इसे कुछ वक्त देना चाहता था, इसीलिए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सीमा धीमे कदम उठाती इस कब्र के पास आई और जमीन पर बैठकर कब्र पर लगे तख्ते को देखने लगी, जिस पर शहीर का नाम दर्ज था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुम आज यहाँ पहुँचे हो। मैं क्यों हो गई थी इतनी खुदगर्ज? मैं इतनी अंधी हो गई थी अपनी झूठी मोहब्बत में कि मुझे हर इस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी जो मेरे और मेरी मोहब्बत के दरमियान में आता था। दुआ करती थी कि तुम निकल जाओ हमारे बीच में से, दूर हो जाओ मुझसे, ये भी कि तुम मर जाओ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये दुआएं कबूल होंगी। गुनाहगार हूँ मैं तुम्हारी, माफ़ी की चाह है, मगर कैसे मिलेगी वो? माफ़ कर दो मुझे और अल्लाह से भी कहो कि मुझे माफ़ कर दे। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं, और मांगू भी तो कैसे? जब तक मुझे तुम माफ़ नहीं कर देते वो माफ़ नहीं करेगा।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसकी कब्र पर एक अलविदाई नजर डालते वो वहां से चली गई। तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं जाना? हुमा ने एक बार फिर इससे सवाल किया। जी आप ही आप जाएं, मेरा मूड नहीं। सीमा ने टीवी के चैनल्स बदलते इनकार किया। जवाद की पोस्टिंग की सूरत में आज एक कोलीग की तरफ दावत थी। हुमा और जवाद सीमा को भी साथ ले जाना चाहते थे, मगर जब से वो शहीर की कब्र से आई थी मजीद बुझ सी गई थी, इसीलिए फौरन बेशतर इनकार कर दिया। हुमा अगर इसे नहीं जाना तो दबाव मत डालो, जवाद बोला तो सीमा ने इसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखा। ठीक, मगर ध्यान से रहना, ओके? हुमा इसे समझाना नहीं भूली। और हाँ, दोपहर का सालन फ्रिज में पड़ा है, रोटी बनाकर खा लेना। हुमा ने जाते हुए भी इसे ताकीद की, यूं जैसे वो हमेशा के लिए जा रही हो। उन्हें गए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था जब घर की बेल बजी। इस वक्त कौन होगा? सीमा ने हैरत से क्लॉक की तरफ देखा जहां रात के 8 बज रहे थे। बिना कोई सवाल किए इसने दरवाजा खोला तो आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि सामने खड़ा शख्स आहिल था। आहिल, तुम यहाँ? जवाद भाई घर पर नहीं हैं, सीमा ने बताते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की जब आहिल ने जोर से दरवाजे को धक्का देकर खोला और सख्त निगाहों से सीमा को घूरता अंदर दाखिल हुआ। कहाँ गई थी तुम आज? आहिल ने बिना तमहीद बांधे पूछा। सीमा को कुछ समझ नहीं आया। तुम शहीर की कब्र पर गई थी? आहिल की आवाज खतरनाक हद तक संगीन थी। एक पल को सीमा पर कपकपी तारी हो गई। वो सीमा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। गई थी तुम? आहिल इसके करीब आते बोला, जबकि इसे करीब आता देखकर सीमा ने कदम पीछे को उठा लिए। हाँ, सीमा ने सहमी सी आवाज में जवाब दिया। क्यों? कमाल जब्त से आहिल ने पूछा। माफी मांगने, वो मजीद धीमी आवाज में बोली। क्या कहा? आहिल ने कमाल अदाकारी दिखाते पूछा। मैं माफी मांगने गई थी, सीमा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। माफी मांगने गई थी तुम? किस बात की माफी? इसे आराम से दोनों कंधों से पकड़ते आहिल ने पूछा। वो मेरी वजह से इसकी जान चली गई, मैं वजह हूँ शहीर की मौत की। सीमा रोते बोली तो यकलख्त आहिल की गिरफ्त इसके कंधों पर मजबूत हो गई। तो तुम मानती हो कि शहीर की जान तुम्हारी वजह से गई? आहिल बोला तो इसका लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। जब इसके मरने की वजह हो तो तुम क्यों गई थी वहाँ? तुम्हें सुकून नहीं है? मरने के बाद तो बख्श दो इसे। मुझे तो लगा था कि तुम में थोड़ी बहुत शर्म अभी बाकी है, मगर तुम। खैर, यहाँ इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें समझा दूँ कि आइंदा से शहीर की कब्र पर मत जाना। अगर मुझे गलती से भी मालूम हुआ कि तुम वहाँ गई थी तो अब की बार वाकई तुम्हें जमीन में 100 गज नीचे गाड़ दूंगा। इसको एक झटके से खुद से परे धकेलते वो वहाँ से तनफन करता निकल गया। सीमा पीछे दीवार के सहारे खड़ी लंबे लंबे सांस लेने लग गई। आज कितने दिन बाद देखा था इस मेहरबान को, मगर वो किसी जालिम देव से कम नहीं था। सीमा भी भला इससे कब अच्छे की उम्मीद लगा सकती थी। ये सब कुछ अपना किया धरा था। सीमा को घर में रहकर एक वहशत सी होने लगी थी। वो हद से ज्यादा रिजर्व हो गई थी। हुमा को वो साइकी मरीजा लगने लगी थी। इसने जवाद से इस हवाले से बात की थी। इन्हीं दिनों इस्लामाबाद में नए टीचर्स के लिए वैकेंसियां आई थी। हुमा ने ठान लिया था कि वो सीमा को दोबारा जिंदगी की तरफ लाएगी, इसीलिए इसने जवाद से बात करके सीमा को प्रेशराइज किया था कि वो भी इंटरव्यू दे। मगर सीमा तो जैसे जिंदगी से लाताल्लुक सी हो गई थी। पूरा दिन ही बातें करती, रोती रहती, अपने खुदा से अपनी गलती की माफी मांगती रहती। हुमा मुस्तकिल इसके सर पर सवार रही कि अब वो नौकरी कर ले, जिसके बदले सीमा ने सिर्फ इतना कहा कि वो आहिल से पूछे, अगर वो इजाजत दे दे तो वो कर लेगी। जवाद ने जब आहिल से पूछा तो इसका दिल चाहा कि बोल दे, मेरी तरफ से भले मर जाइए, मगर इसने खामोशी से इजाजत दे दी। इसे सीमा से कोई ताल्लुक नहीं रखना था। सीमा ने टीचिंग शुरू कर दी थी। अब वो सारा वक्त बच्चों में रहती थी। इसका मन बहल जाता था, मगर फिर भी दिल के एक कोने में तकलीफ हमेशा रहती थी। इसने बाकायदगी से शहीर की कब्र पर जाना शुरू कर दिया था। आहिल ने सीमा पर नजर रखने के लिए एक शख्स को पैसे दिए थे, मगर जब इसे मालूम हुआ कि सीमा कब्रिस्तान नहीं जाती तो वो पुरसुकून हो गया था और इस इंसान को नजर रखने से मना कर दिया था। मगर सीमा ने दोबारा से कब्रिस्तान जाना शुरू कर दिया था। वो रोजाना अपनी गलती की माफी मांगती थी शहीर से। आहिल 8 माह के लिए मुल्क से बाहर गया था। जब इसकी वापसी हुई तो सबसे पहले शहीर की कब्र पर जाने का सोचा। जब इसे सीमा कब्रिस्तान से निकलती नजर आई, पल भर में इसकी आंखें लहूलुहान हो गई थीं। सीमा, स्टीयरिंग व्हील पर इसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। सीमा की आंख सुबह फजर की अजान पर खुली थी। नमाज से फारिग होकर वो नीचे नाश्ता बनाने आ गई थी। आहिल की दी गई धमकी से इसे खौफ आ रहा था। आहिल ने इसे अभी तक कुछ कहा नहीं था, बस धमकियां दी थी, मगर फिर भी सीमा का दिल बंद हो जाता था। हर मुनफी सोच को दिमाग से निकाले वो स्कूल के लिए तैयार होकर निकल गई थी।
या जितना रश क्यों है? सीमा ने हैरत से आसपास देखा जहाँ हर जगह गुलाब के फूल आम नजर आ रहे थे। मैडम आज 14 फरवरी है। ड्राइवर ने पते की बात बताई। तो सीमा ने हैरत से पूछा। ओहो मैडम, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपको क्या इल्म? ड्राइवर इसकी सोच पर अफसोस करते बोला तो एकदम सीमा का चेहरा तारीक हो गया। इसने अफसोस से बाहर नजर आते कपल्स देखे जिनमें कितने ही एक दूसरे को मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहे थे या फिर अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ऐ अल्लाह, इन सबको हदायत दे। एक बार फिर किसी भी सीमा को मोहब्बत के नाम पर किसी मोमिन के हाथों इस्तेमाल मत होने दे। बेशक तो सुनने वाला है। वो दुआ करती टैक्सी से उतरकर स्कूल में एंटर हो गई। स्कूल का सादा सा माहौल देखकर इसने पुरसुकून सांस खारिज की। क्या हुआ मिस सीमा, हाथ से डिस्टर्ब लग रही हैं आप? एक कोलीग ने आकर इससे पूछा। कुछ नहीं, बस हैरान हूँ कि हम एक इस्लामी रियासत में रहकर ऐसे बेहुदा त्यौहार मनाते हैं। सीमा ने अफसोस से कहा। असल परेशानी क्या है? दरअसल मुझे लगा था कि ये स्कूल को एजुकेटेड है तो यहाँ भी ऐसा वैसा देखने को मिलेगा, मगर स्कूल का माहौल देखकर कुछ सुकून हुआ। इसकी बात पर कोलीग टीचर हंस पड़ी। अरे आप हंस रही हैं? सीमा ने हैरत से पूछा। जी, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं। वो बेख्तियार इसके गाल खींचते बोली। मतलब? सीमा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। कुछ नहीं मिस सीमा, मुझे स्कूल में पढ़ाते अरसा गुजर गया है। ये जो यहाँ इतनी सादगी है ना, ये तो बस दिखावे की है। वो भी इसीलिए कि हुकूमत के सख्त रूल्स की वजह से, वरना यहाँ कोई किसी को नहीं रोकता। यकीन ना हो तो जाकर क्लास देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कोलीग की बात पर सीमा सुन दिमाग के साथ क्लास लेने गई तो स्टूडेंट्स की तैयारियां देखकर हैरान रह गई। लड़कियां जिनके चेहरे मेकअप से भरे हुए थे और लड़के जो ऐसे तैयार थे जैसे दोस्त का वलीमा हो। सीमा को इनकी हालत पर अफसोस हुआ। ये उम्र और ऐसे काम, तो फिर ऐसी कौम कैसे ना बर्बाद हो। पूरा दिन वो जहनी दबाव का शिकार रही थी। छुट्टी होते ही वो बाहर निकली तो रश बहुत ज्यादा था। सीमा ने ऐसे में कैब के लिए नजरें दौड़ाई मगर कुछ नजर नहीं आया। इसने दूर तक देखा जब ब्लैक रोज का एक बुके से नजर आया। सीमा ने नापसंदीदगी से इस बुके को देखा। रश होने की खास वजह ये थी कि आज के दिन एक लड़के ने एक लड़की को पूरे स्कूल के सामने प्रपोज किया था, जिस पर तमाम स्टूडेंट्स हूटिंग करके इन्हें चीयर अप कर रहे थे। सीमा बस यहाँ से निकल जाना चाहती थी जब अचानक दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो गई थी। इसको डर लगने लगा था। इसके हाथ पैर फूलना शुरू हो गए थे। रश को चीरती वो वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ रही थी जब टकराव ब्लैक रोज वाले अनजान से हुआ। सीमा का पूरा जिस्म एक पल को सुन्न हो गया था। ये खुशबू तो वो हजारों लाखों में पहचान सकती थी। फिनालमेंटे मी अमोर नोस एनकोंट्रामोस दी न्यूवो। आखिरकार मेरी जिंदगी, हम दोबारा मिले। वही पुरस्कार मुस्कुराता लहजा। बस चंद लम्हों का खेल था। सर जोर से नफी में हिलाते सीमा तेजी से वहां से भागी। 3 साल बाद इसने ये आवाज, ये सहर अंगेज लहजा सुना था जो कभी इसकी दिल की धड़कन था। आज वही लहजा इसके खौफ की वजह था। वो घर कैसे पहुंची मालूम नहीं, मगर जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहली नजर सामने सोफे पर बैठे आहिल पर गई। आहिल! वो जोर से चिल्लाती भागती इसके पास आई और इससे लिपट कर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। सीमा, ये क्या तरीका है? क्या बदतमीजी है ये? आहिल ने इसे खुद से दूर करना चाहा मगर ला हासिल। सीमा! अब की बार वो दहाड़ा तो वो डर कर इससे थोड़ा पीछे हुई। वो आ गया है, वो वापस आ गया है। मार देगा मुझे, प्लीज बचा लो। मैंने कहा था ना कि वो जिंदा है, वो मिला मुझे आज। जोर जोर से रोते वो बोली। लहजे में कपकपाहट वाजिया थी। कौन वापस आ गया है? किसकी बात कर रही हो सीमा? जवाद ने पूछा। वो मोमिन, वो जिंदा है। वो वापस आ गया। और सीमा होशो हवास से बेगाना जमीन पर ढह गई। सीमा! हुमा चिल्लाई। नहीं, एक चीख के साथ वो उठ बैठी। इसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेता वजूद, खौफ का हर एक अंसर इसके चेहरे पर वाजिया था। सीमा! हुमा जो वहीं सोफे पर बैठी थी फौरन उठकर इसके पास आई, जबकि आहिल और जवाद डॉक्टर को छोड़ने गए थे। आपी वो मोमिन, आपी वो वापस आ गया है। मैं आज मिली थी इससे। वो मार देगा आपी। प्लीज बचा लो, प्लीज। इसके गले लगी सीमा हिचकियों समेत रोने लगी। बस मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सुना तुमने? हुमा ने इसे साथ लगाए तसल्ली दी, जबकि वो सीमा का कांपता बदन महसूस कर सकती थी। कुछ ठीक नहीं होगा आपी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो मार देगा मुझे। मैंने कहा था ना कि वो जिंदा है। किसी ने नहीं सुना मुझे। वो जिंदा है और अब वो वापस आ गया है मुझे मारने के लिए। आप ही बचा लें मुझे, प्लीज मुझे कहीं छुपा लें।
सीमा हद दर्जा खौफजदा हो चुकी थी। इतने में जवाद और आहिल कमरे में दाखिल हुए, जो सीमा के आखिरी जुमले सुन चुके थे। जवाद ने अफसोस से सीमा को देखा, जबकि मोमिन का सुनकर आहिल ने मुट्ठियां भींच ली। 3 साल पहले का मंजर दोबारा से नजरों के सामने चलने लगा। एक निगाह सीमा की बिखरी हालत पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जहां वो मोबाइल पर आती एक इंस्पेक्टर की कॉल अटेंड कर सकता था। हुमा, इसे खाना खिलाकर दवाई दे देना, मैं आया। जवाद ने खुले दरवाजे से आहिल के चेहरे के बिगड़ते जाविये देखकर हुमा को तलकीन की और खुद बाहर आहिल के पास चला गया। सीमा, चलो खाना खा लो। हुमा ने इसे प्यार से पिचकारा। आहिल, क्या हुआ, सब ठीक है? इसके चेहरे के तासुरात देखकर जवाद ने पूछा, जिसके बदले आहिल ने अपना मोबाइल इसके सामने कर दिया। मोबाइल में मौजूद तस्वीर देखकर जवाद की आंखें उबल कर बाहर आने को थी। ये जवाद को हैरत का शदीद झटका लगा। तस्वीर एक 16 साल के बच्चे की थी, जिसके दोनों हाथ और पैर गायब थे, जबकि जिस्म पर एक टैटू का निशान मौजूद था। तो गोया सीमा सच बोल रही थी, वो जिंदा है। जवाद अभी तक हैरत पर काबू नहीं पा सका था। हाँ, वो जिंदा है, मगर अब रहेगा नहीं, क्योंकि इसे मैं खुद मार डालूंगा। चट्टानों जैसे सख्त लहजे में समोए आहिल बोला और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, मारना नहीं, प्लीज कोई बचाओ बचाओ, आपी, भाई, आहिल, कोई बचा लो, बचाओ। एक बार फिर वही ख्वाब, वही गहरा अंधेरा, जंगल और इसके बीचों बीच भागती सीमा और इसका पीछा करती वो 2 काली आंखें। 3 साल हो चुके थे। रोजाना ये ख्वाब इस पर नींद हराम कर देता था, मगर सीमा ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मगर जब इसे मालूम हो चुका था कि मोमिन वापस आ चुका है, तो एक बार फिर से इसे शिद्दत से इस ख्वाब से खौफ आने लगा था। इसने टाइम देखा तो तहज्जुद का वक्त था। मुंह पर हाथ फेरते वो बेड से उठी और वजू करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई। बाहर खिड़की के पास मौजूद दरख्त के शाख पर बैठे एक वजूद ने नहायत हकारत से ये मंजर देखा था। जितनी इबादत करनी है कर लो, मगर इस बार तुम्हें तुम्हारा अल्लाह नहीं बचा पाएगा मेरी नूर। पुरस्कार मुस्कान चेहरे पर सजाए वो ठंडे लहजे में खुद से बोला। इसके होंठों पर जितनी गहरी मुस्कुराहट थी, आंखों में उतना ही जुनून था, सब कुछ खत्म कर देने का, राख कर देने का। तू क्वेंता रेग्रेसिवा कोमियंजा अहोरा, उल्टी गिनती शुरू होती है अब। एक भरपूर हकारत भरी निगाह इस वजूद पर डाले वो वहां से चला गया। क्या हुआ मिस परवीन, ये आज स्कूल का माहौल इतना संजीदा क्यों है? सीमा स्कूल आई तो एक बेचैन सी खामोशी देखकर इसे उलझन हुई। क्या आप नहीं जानती मिस सिमाब? मिस परवीन ने हैरत से पूछा। क्या? सीमा ने आंखों से सवाल किया, जिसके बदले मिस परवीन ने उन्हें इंटरनेट पर मशहूर हुई उन्हीं के स्कूल के एक स्टूडेंट की तस्वीर दिखाई, जिसका कल रात बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। तस्वीर देखकर सीमा की सुट्टी गुम हो गई। ये लड़का, वो जानती थी कल ही तो इसने तमाम स्कूल के सामने एक लड़की को प्रपोज किया था, और इसका कत्ल? मोमिन। सीमा के होंठ धीमे से हिले, शक यकीन में बदला जबकि इसके जिस्म पर बना टैटू देखा। अरे मैंने सुना है कि 3 साल पहले कराची में भी ऐसे कई हादसे हुए थे। किसी यूनिवर्सिटी का कोई टीचर था। अस्तगफिरुल्लाह, इंसानियत तो खत्म ही हो गई है लोगों में से। 2 टीचर्स इनसे थोड़ी ही दूर बैठी आपस में बातों में मगन थी जब सीमा की तरफ देखकर बोली। सीमा को लगा जैसे इस पर तंज किया गया हो। मैं घर जा रही हूँ। बैग कंधे पर लटकाए वो उठते बोली। अभी इतनी जल्दी? मिस परवीन हैरान हुई। हाँ, वो तबीयत नहीं ठीक। सीमा अब कांपना शुरू हो गई थी। अरे आपको तो बुखार हो रहा है मिस सिमाब, मिस परवीन फिक्रमंद लहजे में बोली। मिस परवीन, आप प्लीज मेरी लीव दे दीजिएगा। सीमा तेज तेज कदम उठाती वहां से निकल गई। वो जिस हालत में घर आई थी, कोई शक नहीं था कि वो शौक की कैफियत में मुब्तला थी। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। जवाद हुमा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया था, क्योंकि इसकी तबीयत आजकल खराब रहने लगी थी। सीमा गिरते पड़ते कमरे में दाखिल हुई, जहां टेबल पर पड़े ब्लैक रोज का बुके देखकर इसकी आंखें खौफ और डर से फैल गई थी। इसने आगे आकर बुके उठाया तो इसमें एक कार्ड छुपा हुआ था। एस तिएम्पो दे रिक्यूपरेशन, अदायगी का वक्त आ चुका है। सीमा ने डरकर वो बुके खुली खिड़की से नीचे फेंक दिया और खुद पीछे की तरफ कदम उठाती वो दरवाजे के साथ लग गई। नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं नहीं डरूंगी तुमसे, अब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। वो खुद से बोली। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इंडीड अल्लाह इज विद दोज हु पेशेंटली एंड्योर। जवाद और हुमा की वापसी रात तक हुई। सीमा खुद को काफी हद तक कंपोज कर चुकी थी। सीमा, वो तुम्हें कुछ बताना है, हुमा झिझकते हुए बोली। इसके चेहरे पर शर्मो हया के गहरे रंग छाए हुए थे। क्या?
सीमा ने गायब दिमागी से पूछा। वो हुमा के चेहरे को देख नहीं पाई। वो तुम हाला बनने वाली हो? वो तेजी से बोली। क्या? अब की बार सीमा की आवाज में हैरत और खुशी शामिल थी। सच में आप ही? मैं खाला? मतलब कि आप मामा और जवाद भाई बाबा? सीमा ने खुशी से इसे गले लगाया। कितने सालों बाद इसे खुशी नसीब हुई थी। वो दोनों बहनें यूं ही आपस में गपशप में मसरूफ थीं जब जवाद तेजी से कमरे से बाहर निकला। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। यस सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम, फाइन सर, अल्लाह हाफिज। ये चंद अल्फाज कहकर इसने राब्ता खत्म किया। जवाद क्या हुआ? हुमा ने पूछा। वो अभी हेडक्वार्टर से कॉल आई, मुझे कल तक कराची पहुंचना है, जरूरी है, जवाद तेजी से बोला, जबकि कराची का नाम सुनकर सीमा अपनी जगह पर जमकर रह गई। हुमा का चेहरा उतर गया इसकी बात सुनकर और वो इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। क्या जाना बहुत जरूरी है? बेड पर बैठे इसने जवाद से सवाल किया, जो तेजी से हाथ चलाए कपड़े पैक कर रहा था। हाँ, फकत एक लफ्जी जवाब। हुमा का मुंह बन गया। ओए इधर देखो, इसका चेहरा अपनी जानिब किए वो बोला। जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाता, और वो भी अब। मगर समझो बात को, आहिल को कॉल किया है, वो आ जाएगा, रुकेगा 2-3 दिन तुम दोनों के पास, ओके? जवाद बोला तो हुमा ने सर इस बात में हिला दिया। अपना, सीमा का और मेरी नन्ही परी का ध्यान रखना, समझी? जवाद ने कहते ही इसका माथा चूमा और एक अलविदाई नजर इस पर डाले वो बाहर निकल गया। सर, फूली सांसों के साथ वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरसल क्या हुआ, तुम ठीक हो? एएसपी ने हैरानी से पूछा। सर ये देखिए। अरसल ने जल्दी से टीवी ऑन किया। नाजरीन, यहाँ देते हैं हम आपको आज ब्रेकिंग न्यूज। रिपोर्टर न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर इन दोनों की नजरें तो टीवी पर दिखाई जाने वाली इस डेड बॉडी पर थी। मिनहाज? एएसपी हैरत से बोला। जी सर, मिनहाज। वो अब हम में नहीं रहा सर। अरसल रोने के दर पर था। डेड बॉडी इस वक्त कहाँ है? एएसपी ने खुद पर काबू पाते पूछा। वो पोस्टमार्टम के लिए। ये अल्फाज उनके लिए आम नहीं थे, मगर आज मिनहाज के लिए ये अल्फाज सुनकर दिल में तकलीफ हुई थी। एएसपी ने फकत सर इस बात में हिलाया। कौन है भाई? आ रही हूँ। मुसलसल बजती बेल पर वो झुंझला कर बोली। दरवाजा खुला तो सामने इस मुहाफिज को पाया, जिसके चेहरे के तासुरात सीमा को देखकर सख्त हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, इसने धीमी आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इसने भी जवाब दिया और अंदर दाखिल हुआ। अरे आहिल, हुमा इसे देखकर चहकी। अस्सलामुअलैकुम भाभी, वो हल्की सी मुस्कान सजाए बोला। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। हुमा ने सोफे की तरफ इशारा किया। जाओ सीमा, आहिल के लिए चाय बना कर लाओ। हुमा ने सीमा को कहा तो वो सर इस बात में हिलाती वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हुमा ने चैनल्स बदलते इससे पूछा, जब एक न्यूज चैनल पर इसका रिमोट रुका। आहिल ये? हुमा से कुछ बोला नहीं गया। आहिल भी अपनी जगह सुन था। अचानक कुछ टूटने की आवाज पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो चाय का कप जमीन पर था, जबकि सीमा टीवी को देखती नम आंखें लिए कांप रही थी। इन दोनों को एक नजर देखकर वो तेजी से अपने कमरे में भागी। सीमा, हुमा ने इसके पीछे जाना चाहा। भाभी रहने दें इसे, कुछ वक्त दें अकेले में। आहिल ने इन्हें समझाया और दोबारा से टीवी पर चलती न्यूज की तरफ मुतवज्जो हुआ। आज एक बार फिर इसका हाथ इससे जुदा हो गया था, मगर अब इसने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। इसने कराची की टिकट का पता करवाया, जो कल सुबह ही की मिली थी। आहिल ने फौरन बुक करवा ली।